गुड मॉर्निंग। आज हम पॉलिटिकल का अध्याय 2 स्वतंत्रता उसका आगे अध्ययन करेंगे। कल हमने स्वतंत्रता को लेकर बात की थी और स्वतंत्रता के दो पक्ष देखे थे, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। साथ ही साथ हमने बात की थी कि एक स्वतंत्र समाज जिसके अंदर स्वतंत्रता का क्या महत्व होता। आज हम आगे बात करेंगे कि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाना, यानी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना क्यों आवश्यक है, या हमें कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है, वो प्रतिबंध क्यों आवश्यक है या इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अर्थात हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों या हमें प्रतिबंधों को क्यों लगाना पड़ता, क्योंकि बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो तो भी व्यवस्था जो होती है वो डगमगा जाती है। इसलिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता। और सबसे पहले प्रतिबंधों की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता अपने सामाजिक अव्यवस्था को फैलने से रोकने के लिए या सामाजिक अव्यवस्था से बचाव के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। अर्थात कुछ प्रतिबंध हमें सामाजिक अव्यवस्था से बचाते हैं। तो सबसे पहली बात, सामाजिक अव्यवस्था के बचाव के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात अगर करें तो हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग वर्गों में अपने विचारों को लेकर असहमतियां होती हैं। सभी लोग अपने अपने विचार से एक दूसरे के विचारों से असहमत होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस समाज में विवाद की स्थिति हो जाती है, हिंसा की स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार के विवाद और हिंसा से बचाव के लिए या बचने के लिए भी हमें कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। क्लियर? पहला सामाजिक अव्यवस्था से बचाव, दूसरा समाज में असहमतियों से होने वाले विवाद एवं हिंसात्मक कार्यों से बचाव के लिए भी हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कुछ बातें आगे देखें तो हम यहाँ देखेंगे कि ज़्यादा आपके उदाहरण से अगर समझाऊं तो यहाँ पे मैं आपको अभी टाइम कम होने के कारण, समय की कमी के कारण मैं इतना नहीं समझा पा रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट क्लास रहेगी आपको उसमें और डिटेल से समझा दिया जाएगा। आगे हम बात करें कि हम देखते हैं कि अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो क्या होगा कि व्यक्ति जो एक दूसरे की जो सम्मान है, एक दूसरे के विचारों की बातों का जो सम्मान करते हैं, वे सम्मान को भी नहीं करेंगे और अपने जो विचार है वह दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था से बचने के लिए कि व्यक्ति एक दूसरों के विचारों का सम्मान करे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे तथा अपने विचार दूसरों पर थोपे नहीं, इस प्रकार की अव्यवस्था से बचाव के लिए भी प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, प्रतिबंधों की आवश्यकता मानी गई है। आगे हम देखें कि समाज में ऐसे भी कुछ कानून होने चाहिए कि समाज में प्रतिबंध एक प्रकार से नियम हो सकते, कानून कह सकते हैं कि समाज में ऐसे कुछ कानून होने चाहिए, ऐसी कुछ कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे क्या होता है कि हम उसको राजनीतिक प्रतिबंध के रूप में देखते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि एक समूह के विचार को दूसरे पर थोपा ना जाए और आपसी अंतरों और चर्चाओं को वाद विवाद के द्वारा राजनीति के अंदर देखते हैं। वाद विवाद के द्वारा भी मैंने बताया था लोकसभा राज्यसभा में अपने विचारों की असहमति को वाद विवाद द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार से वही बात आगे की एक राजनीतिक कानून की तरफ हमें प्रतिबंध आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचार दूसरे पर आरोपित न हो, दूसरे पर थोपे नहीं, और अगर आरोपित होते तो ऐसी बातों पर चर्चा हम वाद विवाद के द्वारा क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से निपटा सकते। किसी प्रकार की ऐसी कोई सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न न हो, कोई ऐसी राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न न हो, इस स्थिति के लिए भी प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक प्रतिबंध को लेकर एक छोटी सी बात हमने कर दी। अब हम यहाँ देखें कि प्रतिबंधों के स्रोत क्या है, स्रोत यानी वहाँ कहाँ से आते हैं। तो हमने देखा सबसे पहला स्रोत होता है प्रभुत्व या बाहरी नियम। जो प्रतिबंध आते हैं वो कहाँ से आते हैं या कहाँ से ऐसी प्रतिबंधों की बातें हम देख सकते हैं।
स्रोत क्या है, इसकी जन्म क्या है, इसको जन्म देने वाली बातें कौन सी है प्रतिबंध। तो सबसे पहला है कि प्रभुत्व और बाहर नियंत्रण। प्रभुत्व का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए किसी न किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या करता है, हनन करता है और बाहरी नियंत्रण रखता है। दूसरा उसकी जो स्रोत है वह मानिए सामाजिक असमानता। ये जो प्रतिबंध बढ़ते हैं वो सामाजिक असमानता के कारण, आप देखते हैं समाज में विभिन्न वर्गों के अंदर असमानता होती है, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति को लेकर हो। तो इस प्रकार की असमानताएं भी प्रतिबंध के स्रोत मानी गई है। और तीसरा हम देखते हैं कि अत्यधिक आर्थिक असमानता, अर्थात हम देखते हैं देश के अंदर कि कोई गरीब है तो इतना गरीब है कि उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, और कोई व्यक्ति इस प्रकार से अमीर है या इस प्रकार से पूंजीपति है कि उसके पास अथाह धन संपत्ति है। तो इस प्रकार की आर्थिक असमानताएं भी प्रतिबंधों को जन्म देती है या प्रतिबंधों का स्रोत मानी गई है। तो प्रतिबंध के 3 स्रोत माने गए। सबसे पहले प्रभुत्व या बाहरी नियंत्रण, दूसरा है सामाजिक असमानता और तीसरा है आर्थिक असमानता। यह तीनों किसकी स्रोत माने गए, तो आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं या प्रतिबंधों के स्रोत के रूप में माने गए। यहाँ तक तो आपकी बात सत्य है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण भी है और अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग पॉइंट बिंदु है, जिसको हम एक सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे और वह सिद्धांत है हानि सिद्धांत। अब यह क्या है, तो स्वतंत्रता को लेकर एक व्यक्ति या एक राजनीतिज्ञ था जिसका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। इसने स्वतंत्रता को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसे पक्ष रखे स्वतंत्रता को लेकर। किसने ध्यान में बात की, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो एक राजनीतिज्ञ था। इसने स्वतंत्रता को लेकर इस प्रकार की कुछ बातें हैं, इस प्रकार के कुछ पक्ष रखे कि राजनीतिक सिद्धांतकारों ने जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया या एक सिद्धांत के रूप में इसे राजनीति के अंदर समायोजित किया, और उस सिद्धांत का नाम है हानि सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, हानि सिद्धांत। संबंध इसका किससे है, तो स्वतंत्रता से है। अब स्वतंत्रता जो होती है वह क्या होगा कि स्वतंत्रता किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में, किसी के कार्य करने की बात, क्योंकि कार्य करने से ही व्यक्ति के क्या होती है, स्वतंत्रता का या तो हनन होता है, स्वतंत्रता पर उसके प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बात बताई है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या तो व्यक्तिगत यानी सेल्फ या सामूहिक, अर्थात दूसरों के साथ साथ अपने साथ साथ दूसरे, उसको बोलते सामूहिक। तो किसी के कार्य करने से ध्यान दें, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करना, यानी या तो व्यक्तिगत हस्तक्षेप होगा या सामूहिक हस्तक्षेप होगा। और हस्तक्षेप का एकमात्र लक्ष्य होता है आत्मरक्षा। क्या रक्षा, हम स्वयं अपनी आत्मरक्षा करना चाहेंगे किसी दूसरे से, तो इस प्रकार की बात कार्य करने से अपनी आत्मरक्षा होती है। और तो वही हम क्या मानते हैं, स्वतंत्रता। और किसी भी सभ्य समाज की किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ या इच्छा के विरुद्ध शक्ति की औचित्यपूर्ण यानी शक्ति के साथ अगर प्रयोग करके एकमात्र उद्देश्य अन्य को हानि से बचाना है, कि हम एक सभ्य समाज में भी क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे को हानि न पहुंचाए, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करे। तो इस प्रकार की बात जब स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता को लेकर की तो उसे हानि सिद्धांत के रूप में बताया। अब इस हानि सिद्धांत को समझने के लिए 2 प्रकार के कार्य बताए, एक है स्वसंबद्ध और एक है परसंबद्ध। अब ये स्वसंबद्ध और परसंबद्ध कार्य क्या है, तो एक तो स्वसंबद्ध कार्य वे होते हैं जो जिसका प्रभाव कार्य करने वाले पर ही पड़ता, अर्थात मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव मुझ पर ही पड़ता है या मेरे द्वारा मेरे स्वयं पर ही पड़ता है। तो यह तो हो गया स्वसंबद्ध कार्य। कौन से कार्य, स्वसंबद्ध कार्य। इस प्रकार के कार्य को स्वसंबद्ध कार्य कहते हैं। परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें परसंबद्ध
दूसरों लोगों पर भी इन कार्यों का प्रभाव पड़ता है, उसे पर संबद्ध कार्य कहते हैं। तो इस प्रकार के दो प्रकार के कार्य, स्वसंबद्ध और पर संबद्ध, इस प्रकार के कार्यों से ही किसका निर्माण हुआ? खाली सिद्धांत की बात की कि इस प्रकार के कार्य करने से किस तरह से लोगों के अंदर अपनी स्वतंत्रता का हनन होता है, और इस स्वतंत्रता के हनन को खाली सिद्धांत के रूप में बताया गया है। आगे हम बात करें इसको लेकर, इस स्वतंत्रता के प्रतिबंध के संबंध में जिस पक्ष को या तरीके को उठाया है उसी को हम क्या कहेंगे? स्वतंत्रता के प्रतिबंध के संबंध में जिस पक्ष को या तरीके को उठाया है उसी को हानि सिद्धांत के रूप में, किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया है। इसे एक हानि सिद्धांत के रूप में बताया है, जिससे हम स्वतंत्रता के पक्ष को क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद। आगे हम कल